क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो हिस्सा हम देख रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कैसे फोटोसिंथेसिस को जो के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली, हमें अलग अलग साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने में, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ही कर लेता हूं जब साइंटिस्ट की बात चलिए। बताइएगा बेटा मेरे को कि वो कौन से साइंटिस्ट थे, वे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। वे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो वाटर मॉलिक्यूल से ही निकलती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसके किसने दिए? ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन सुनिए, गलती मत कीजिएगा। किन वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वाटर के टूटने से निकलती है? नाम बताइएगा उनका। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने लाइट रिएक्शन को अच्छे से समझा। हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में कैसे जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, कैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, कैसे NADPH बनता है, कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है। अच्छा, ये आंसर भी आपको करना है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताएंगे आपके, और उन्हें किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला। भूलना नहीं है, भूलना मना है। किस साइंटिस्ट ने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को दिया और उन्हें किस वर्ष उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब देखो बेटा, हम लाइट रिएक्शन के बारे में एक एक चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फोटो सिस्टम क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें होता है। ठीक है, एवरीथिंग, क्या एक एक चीज को हमने बिल्कुल बारीकी से पढ़ा हुआ है। और पिछली क्लास में हमने केल्विन साइकिल के ऊपर ही बात किया हमने कि मेल्विन केल्विन ने क्या बताया, क्या होता है केल्विन साइकिल के। क्लियर? ठीक है, तो देखिए हमने पिछली क्लास में केल्विन साइकिल को भी देखा। हमने देखा कि कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, याद है ना आपको? ठीक, तो हमने ये भी देखा था कि पहली स्टेप में हम जो है वो रुबिस्को एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा रुबिस्को एंजाइम ड्यूल नेचर का एंजाइम है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि जो केल्विन साइकिल है उसकी शुरुआत होती है कार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, हमने देखा था कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का को जो एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन शुगर है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। वो CO2 से जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। मैग्नीशियम आयन यहां पर एक्टिवेटर के रूप में काम करता है और इनेडियोल बनता है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड में। फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाला एसिड है, तो C3 साइकिल बोलते हैं इसको हम। आप बोलोगे सर पिछली बार पढ़ा दिया फिर बार बार हमारा टाइम क्यों खराब करते हो? तो बेटा मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको रिकॉल करवा रहा हूं एक बार, ताकि चीजें दिमाग में सेट हो जाए हमको। ठीक है, सेकंड स्टेप था रिडक्शन। तो रिडक्शन में मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो NADPH है, जो NADPH2 बना था लाइट रिएक्शन में, वो अपने हाइड्रोजन को देगा फास्फोग्लिसरिक एसिड को और वो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? किसी में आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होता है। और 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बनेंगे, उनमें से 2 मॉलिक्यूल शुगर में कन्वर्ट होंगे और 10 मॉलिक्यूल वापस से CO2 एक्सेप्टर को क्रिएट करने में इस्तेमाल होंगे। तो तीसरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? थर्ड प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन की प्रोसेस में हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? हमने ये फ्लो चार्ट देखा था
कि 3 फास्फोग्लिसिक एसिड है, देखिए आप है ना, एटीपी खर्च हुआ, 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड बन गया। फिर क्या किया हमने जो है फिर इसके बाद जो है यहाँ से डीहाइड्रोजनस को लिया हमने, इसने एक फास्फेट को बाहर निकाल दिया, 12 NADPH2 को उसमें ऐड किया उसने, और फाइनली क्या बन गया, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और ये इसमें से 2 मॉलिक्यूल शुगर को बांटते हैं, बाकी 10 मॉलिक्यूल जो है वो रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी का फिगर देखने बेटा हम, और ये जो है ना बॉक्स में लिखा है कार्बोक्सिलेशन नंबर 1, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन, ये याद रखना बेटा, कि भूलना नहीं इनको आप, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब बार बार बात किया हमने रूबिस्को एंजाइम के बारे में, तो एक काम करते हैं कि देख लेते हैं कि रूबिस्को एंजाइम होता कैसा है। एक बार इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बतला चुका हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़कर एडवांस में हम उसको देखेंगे कि रूबिस्को एंजाइम कैसा होता है, ठीक है। देखिए और देखो बेटा, ये चीजें कई चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमको बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी शामिल करके उनको पढ़ना है हमको, के द एंजाइम रूबिस्को इज इन हायर प्लांट्स इज मेड अप ऑफ 8 लार्ज एंड 8 स्मॉल यूनिट के, तो इसको शॉर्ट में हम L8 और S8 लिखते हैं हमके। तो रूबिस्को एंजाइम होता है वो टोटल 16 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, के इट इज मेड अप ऑफ दी 16 सब यूनिट के, और 8 सब यूनिट इसकी बड़ी होती है और 8 इसकी छोटी होती है, क्लियर। L8 और S8 से इसको शो करते हैं, ये दिमाग में रखना है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आप बायोमोलिक्यूल्स में जोड़ लो क्वेश्चन को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जोड़ लो क्वेश्चन, कहीं भी जोड़ लो, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर द एक्टिव साइट वेयर CO2 और ऑक्सीजन आर एडेड, मतलब देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रूबिस्को एंजाइम जो है वो ड्यूल नेचर का एंजाइम है, ये दोहरी प्रकृति का एंजाइम है, ड्यूल नेचर का एंजाइम है, मतलब इसके एक्टिव साइट पर CO2 भी जुड़ सकता है और O2 भी जुड़ सकता है। मतलब ये है कि जो फॉर रूबिस्को एंजाइम, सुनिए बेटा बात का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जो रूबिस्को एंजाइम है उससे CO2 भी जुड़ सकता है, O2 भी जुड़ सकता है। मतलब ये है कि फॉर एंजाइम रूबिस्को, ध्यान से बात सुनेगा, एंजाइम रूबिस्को के लिए CO2 का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंजाइम रूबिस्को के लिए CO2 का जो प्रतियोगी संदमक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज तो काफी ऊपर है, CO2 का परसेंटेज तो काफी कम है, फिर ऐसा क्यों है कि हर बार O2 को नहीं जुड़ती है? क्योंकि कारण उसके पीछे ये है बेटा कि इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, बट दूसरा मामला चॉइस का भी तो है, एफिनिटी इसकी CO2 के लिए अधिक होती है एज कंपेयर टू O2, इसलिए वो जो परसेंटेज का डिफरेंस है ना वहां पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए और जो एक्टिव साइट है वो कहां होती है, वो लार्ज साइट में होती है। The active site where CO2 and O2 are added is in the large subunit, बड़े सबयूनिट में होती है। It is formed at the interface between two large subunit, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला बायोमोलिक्यूल जो है वो है सेलुलोज। क्या है वो? सेलुलोज के मोस्ट, ध्यान से बात सुनना क्या बोल रहा हूं, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज द सेलुलोज। कई बार ऑप्शन में लिग्नो सेलुलोज लिखा आता है, दैट इज करेक्ट, ठीक है, कोई गलती नहीं उसमें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। के मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ दैट इज द रूबिस्को, धरती पर सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो है रूबिस्को है वोट के। तो इट इज अबाउट 10 to the power 7 टन ऑफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द अमाउंट दिस अमाउंट टू 29 किलोग्राम ऑफ दिस एंजाइम पर पर्सन ऑन द अर्थ के। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखें कि कितना रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, तो एक आदमी के लिए 39 किलोग्राम 29 किलोग्राम रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है के। तो कुल धरती पर जो है 10 to the power 7 टन ऑफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ के, पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज की, देखो बेटा इसको हम, इसका जो एनसीईआरटी में सही फॉर्म दे रखा वो है इसका, ऐसे लिखते हैं इसको हम, ठीक है। रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज, तो आप ठीक कर लेना इसको, ठीक है ना, क्लियर। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के, ये कैटलाइज करता है CO2 फिक्शन को। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये CO2 से क्रिया कर लेता है तो उसको कायदे में हमको रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ही बोलना चाहिए। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसको हमको रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ऑक्सीजनेज बोलना चाहिए। अब एक इन जनरल एंजाइम जिसने अभी तक किसी से एक्ट नहीं किया उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलोगे आप। देखो इस एंजाइम में टेंडेंसी है कि ये CO2 को भी जोड़ सकता है, O2 को भी जोड़ सकता है ना। जब ये CO2 को जोड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ेगी,
जब ये O2 को जोड़ेगा तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा की हानि होती है। फोटोसिंथेसिस में गेन ऑफ एनर्जी होता है, केमिकल प्रोडक्ट बनता है जो आगे लाइफ में काम आता है। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 से होता है बेटा, और ये 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो होता है वो रुबिस्को उसको कैटलाइज करता है। देखिए साफ साफ नीचे लिखा हुआ है इसमें, बिकॉज इट कैन अल्टरनेटिवली कैटलाइज एन ऑक्सीजन रिएक्शन, दिस द एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड द रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑब्लिक ऑक्सीजन के। तो याद रखिए, मैंने कहा ना किस तरह की रिएक्शन करता है उस तरह का इसको हम नाम दे देंगे। जब ये CO2 को जोड़ेगा तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बोल देंगे, ऑक्सीजन को जोड़ा तो बोलेंगे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज बोल देंगे इसको हम। ठीक है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। क्लियर? देखिए एक्चुअली जब रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से CO2 जुड़ता है, ठीक है, तो बेटा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसको हम इनेडियोल कहते हैं, और ये इनेडियोल फटाफट से जो है कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था किसी भी साइकिल में, किसी भी पाथवे में कोई अनस्टेबल कंपाउंड बनता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं पाथवे के अंदर और साइकिल के अंदर, इसलिए इनेडियोल का नाम हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हमें, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, कैसे, क्योंकि देखिए जब भी एक 5 कार्बन कंपाउंड से एक CO2 जुड़ेगा तो 6 कार्बन कंपाउंड पहले बनेगा ही बनेगा, वो तो सीधा 3 कार्बन कंपाउंड तो नहीं बन जाएगा ना, पहले कहीं कुछ बनेगा और फिर टूटेगा 2 हिस्सों में। तो जो बनता है वो इनेडियोल है, इंटरमीडिएट है, उसके बाद वो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज देख रहे हैं, और L8S से शो करते हैं लार्ज 8 लार्ज कैटालिटिक सबयूनिट्स की। बड़ी सबयूनिट कैटालिटिक होती है, छोटी सबयूनिट जो है वो कैटालिटिक नहीं होती है। कुल 16 सबयूनिट हमको उसमें देखने मिलती है। ठीक है, अब केल्विन साइकिल पिछली बार हमने पढ़ा, अपने तरीके से देखा हमने, एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर किया बेटा वहां पे। अब एक काम करते हैं, हम एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल के बारे में कुछ अलग तो नहीं लिखा है, तो एक बार हम उसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमको उलझा देती है, इसलिए मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं बेटा। ठीक है, देखो आप में से कुछ कमांडोज के बाद का ऐसा कहना हो सकता है कि सर आप रिपीट कर देते हो कई बार। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि हम पहले हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर एनसीईआरटी को हम क्लियर करते हैं ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए हमारा, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि यदि हम कुछ चीज़ को रिपीट कर रहे हैं मतलब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमें दिमाग में रिटर्न करना। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि लेक्चर के दौरान ही सीखिए, बाद में नोट करके बाद में रटेंगे, बाद में याद करेंगे, कोई काम का नहीं है। आप बिटवीन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर ही आप याद कर लीजिए चीज़ों को। ठीक है, कैल्विन एंड हिज को-वर्कर देन वर्कड out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner, the RUBP was regenerated। okay? तो कैल्विन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जैसे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 को इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस साइक्लिक वे में होती है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुरू में इस्तेमाल होता है वो दोबारा से बन जाता है। ठीक है, The Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant। मैंने आपसे कहा था ना, कैल्विन पाथवे सभी, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे CAM प्लांट हो। के प्लांट 3 तरह के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM प्लांट। अब ये CAM प्लांट क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इनमें कोई भी टाइप हो, हमेशा शुगर तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगा, शुगर तो हमेशा कैल्विन साइकिल से ही बनेगा। अब ये C3 C4 में क्या फर्क है इसको हम आगे बात करते हैं। इसके तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल एसर्शन रीजन वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant। सभी photosynthetic plant में Calvin cycle आपको देखने मिलेगा। It does not matter whether they have C3 और C4 और any other pathway में, चाहे कोई pathway हो, शुगर तो केवल Calvin cycle से ही बन सकता है। ठीक है, तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कैल्विन साइकिल को हमने 3 हिस्सों में बांटा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो याद रखिए कैल्विन साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में क्या था बेटा, CO2 को हमने ऐड किया था, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू एन स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, जहां पे CO2 को हम इस्तेमाल करते हैं, और RUBP रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में हम CO2 को जोड़ते हैं। मतलब किसका कार्बोक्सिलेशन होता है, ये रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे। क्लियर, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज कैटलाइज करता है। 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर। और याद रखिए ये एंजाइम चूंकि ऑक्सीजन से भी क्रिया कर सकता है, इसलिए इस एंजाइम को हम कायदे में क्या बोलते हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर। ये देखो पहली स्टेप देखिए हमने जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्लियर, कार्बोक्सिलेशन।
सेकेंड बात करते हैं रिडक्शन की, दिस आर दी ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो देखिए the step involve utilization of 2 molecule of ATP for phosphorylation and 2 NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। ठीक है, देखिए क्या बोलता है आपसे, वो कह रहा है आपसे कि यहां पर आपको जो है वो यदि एक CO2 को आपको फिक्स करना है तो व्हाट यू नीड 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 आपको NADPH मॉलिक्यूल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, NADPH के 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। ठीक है, NADPH के 2 मॉलिक्यूल की आपको रिक्वायरमेंट होगी बेटा, है ना। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये 2 ATP कैसे हो गए? अरे भाई जो एक ATP है ना वो कहां खर्च होता है, वो रिबुलोज 5 फॉस्फेट को रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने में, वो रीजनरेशन में खर्च होता है। सुनो बात करके, ये बात कर रहे हैं हम रिडक्शन की पूरी की। अब देखो कहां गलती कर बैठते हैं आप, कहां गलती कर बैठोगे आप, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप वहां गलती कर बैठोगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कुल कितने ATP और NADPH लगता है। तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है कि केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में उसको शुगर में कन्वर्ट करने में हमको 3 ATP 2 NADPH लगते हैं। ये पिछली बार ही मैंने आपको बताया था, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया हमने। एग्जामिनर चतुर होता है, एकदम दिमाग लगाता है, वो कहता है, वो कहता है आपसे कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल एंड NADPH मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन साइकिल। ठीक है, एक CO2 को जब हम रिडक्शन करेंगे केल्विन साइकिल में तब कितने रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल, साफ साफ लिखेगा उठ के, तो आंसर क्या होगा उसका 2 ATP और 2 NADPH। कायदा ये है कि क्योंकि जो तीसरा ATP खर्च कर रहे हैं ना आप, वो आप रीजनरेशन में खर्च कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया हुआ केल्विन साइकिल में आराम से, वो आप कहां खर्च कर रहे हो, वो रीजनरेशन में खर्च कर रहे हो आप, रिबुलोज 5 फॉस्फेट को रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने में। याद आया कि नहीं आया? अभी कोई ऐसा तो नहीं पिछले जन्म की कहानी है बता रहा हूं, क्या अभी की बता रहा हूं, पिछली क्लास की कहानी है ना। ठीक है, तो बेटा देखो है ना, ये जो छोटी छोटी बातें ना उनको एकदम दिमाग में पकड़ के रखा करो। देखिए इस स्टेप देखो, रिडक्शन स्टेप की बात चले, इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, जो फास्फोरिलेशन करेंगे क्या करेंगे, वो फास्फोग्लिसिक एसिड को 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और 2 NADPH लगेंगे जो कि 3 फास्फोग्लिसिक एसिड जो कि फास्फोग्लिसिक एसिड को जो है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दी फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड की। मैंने कहा ना 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो आपको साइकिल के 6 टर्न की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है इसको हम रिक्रिएट कर दोबारा बनाते हैं और रीजनरेशन में 1 ATP खर्च होता है। देखिए अब साफ साफ लिखा है, बिल्कुल NCERT में साफ साफ लिखा है कि रीजनरेशन की प्रोसेस में आप एक CO2 के लिए 1 ATP खर्च करेंगे। देखो एक CO2 को पकड़ लिया है ना, यूज कर लिया है, तो अब रीजनरेशन के बाद जब आप मॉलिक्यूल को जब आप जो है रिडक्शन के बाद मॉलिक्यूल को रीजनरेशन में यूज करेंगे, देन अगेन यू नीड 1 मोर ATP। तो कुल केल्विन साइकिल में 3 ATP खर्च होते हैं एक CO2 के लिए। कुल केल्विन साइकिल में 3 ATP खर्च होते हैं फॉर 1 CO2, एक CO2 के लिए। इसमें से 2 ATP खर्च होते हैं रिडक्शन में और 1 ATP खर्च होता है उसमें रीजनरेशन में। क्लियर? 2 NADPH खर्च होते हैं रिडक्शन में। ठीक है, Hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 ATP की और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि प्लीज 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ऐसी गलती बेटा मत करना कि आप है ना छोटी छोटी चीजों में कई बार कंफ्यूज आते हो, वो गलती मत करना आप। ठीक है, इट इज प्रोबेबिलिटी टू मीट this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction the cyclic phosphorylation takes place। मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जो है वो आपको स्ट्रोमा लैमेली में फ्रेट चैनल में देखने मिलता है, जो 2 ग्रेना को जोड़ता है। कारण ये होता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में केवल 1 ATP बनता है, 2 NADPH बनते हैं, तो जो ATP का नंबर है वो कम रह जाता है, तो उस और ATP प्रोड्यूस करने के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी साथ में चल रहा होता है। ठीक है, क्लियर? तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न की रिक्वायरमेंट होती है केल्विन साइकिल में। ठीक है, वर्कआउट हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। तो मैंने आपसे सबसे कहा कि बेटा देखिए 3 ATP, तो मैंने कहा 3 इंटू हमको क्या चाहिए बेटा, हमको एक CO2 को फिक्स करने में टोटल हमको कितना लगता है बेटा, 3 ATP लगता है। ठीक है, 6 CO2 को फिक्स करना है तो कितना हो गया, 18 ATP हो गया। एक CO2 को रिड्यूस करने में 2 NADPH लगता है, तो 6 CO2 के लिए कितना हो गया, ये 12 हो गया, है ना। ठीक है, ठीक,
चलिए, तो इससे हम समझ गए कि क्या केल्विन से केल्विन अंदर आया, क्या बाहर गया, और ये हमने पिछली क्लास में भी देखा हुआ है ना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि ये तो बात की केल्विन है। अब देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था, कि चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे CAM प्लांट हो, साइकिल कोई भी हो, चाहे वो C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे वो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM साइकिल हो, हर बार जब भी शुगर बनेगा तो केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई ऐसा है, मैंने आपसे कहा था कि मैं जरूरी काम करने वाला आदमी, सपोज मैंने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत जरूरी काम करता है, जो व्यस्त है। ठीक, अब क्या होता है कि चलो एक काम करते हैं, मैं इसको एग्जांपल में को रियल लाइफ से बताता हूं कि मेरे लाइफ का रियल लाइफ का किस्सा बताता हूं। क्या था कि मैं एक जमाने में मेरा जो है भोपाल के अंदर जो है वो मेरा क्लिनिक था, एक प्राइवेट क्लिनिक था भोपाल के अंदर मेरा, तो उसमें और उसके अलावा वहां पर मेरा अटैचमेंट एक बड़ा RBI के समान एक बैंक होता, नाबार्ड में मैं रीजनल मेडिकल ऑफिसर था वहां पर। ठीक है, तो मेरा जो भोपाल में मेरा क्लिनिक था वो टाउन में किसी एक जो हाई डेंसिटी एरिया था वहाँ पे मेरा क्लिनिक था। डायबिटीज सेंटर था, छोटा सा 2 कमरे का, एक बाहर था, उसमें टेस्ट वगैरह होते थे, अंदर में कंसल्टेशन करता था। ठीक है, 2-3 कमरे का एक डायबिटीज सेंटर था। तो अब क्या होता था कि लोग जानते थे, जो मेरे को जानने वाले लोग थे, कि मैं विदिशा में रहा हूँ, मेरे फादर विदिशा के को बिलोंग करते थे, और मैं भोपाल में पला बड़ा हूँ। भोपाल में मैंने अपनी पूरी एजुकेशन पूरी की है अपनी, है ना, और मेडिकल मेरा पूरा भोपाल से। ठीक, जानने वाले। अब क्या होता था कि मेरे क्लिनिक में शाम को बताया कि डॉक्टर साहब बैठे होंगे भी, तो कोई भी आया चलते फिरते, और गोल्डी भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। मेरा घर का नाम गोल्डी है, वो कजिन है, जानने वाला है, दूर का व्यक्ति, रिलेटिव है, कोई थोड़ी सी जान पहचान वाला है, आया, आके 4-5 से किस्से बताए, अपने घर की कहानी, अपने वो कह रहे उसका ऐसा चल रहा है, बताओ क्या दवा दे देंगे। अपना पेशेंट सामने ना, आपकी मेडिकल हिस्ट्री सामने, आप क्या दवा दे देंगे उसको, लेकिन टाइम पास। अब उससे ज्यादा जो एक्चुअल पेशेंट वेट कर रहे हैं उनका टाइम खराब होता था। तो अभी क्या किया मैंने कहा कि यार हर बार जब मेरे पास पेशेंट आता था दिखाने के लिए, तो पेशेंट को मैंने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया, उसकी दवा लिखी, मैंने उसको ठीक ट्रीटमेंट देने की मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो ये काम हुआ, एंड जो मेरा वर्क था उस वर्क को मैंने किया। ठीक है, लेकिन जब भी वो ऐसे लोग जो पेशेंट नहीं है, जो डिस्टर्बेंस है, 2 तरह के लोग हैं, एक पेशेंट एक डिस्टर्बेंस के, तो वो डिस्टर्बेंस अंदर आएंगे तो क्या होगा, उतनी देर मैं पेशेंट नहीं देख पाऊंगा, तो उतनी देर पेशेंट को और इंतजार करना पड़ेगा, उतनी देर मेरा इफिशिएंसी, मेरा टाइम खराब होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर एक रिसेप्शन पे एक लड़की को बिठा दिया। ठीक है, एक मेरी रिसेप्शनिस्ट थी, और वो रिसेप्शन बैठती थी। एक मेरे पास नर्स भी थी ऑलरेडी, जो ब्लड सैंपल लेने में काम करती थी। तो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने पहले गेट पे एंट्री पे कि भाई हाँ किससे मिलना है, नहीं सर आज तो जो है पेशेंट सर के पास होता है, अभी आप नहीं मिल पाएंगे, अभी सर पेशेंट देख रहे हैं। फिर अभी सर पेशेंट देख रहे हैं, अभी नहीं। फिर बोलेगा भैया कि मेरे को दिखाना, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको जानते पहचानते भी हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिखा रहा है, ठीक है आपको दिखा देते। काम का व्यक्ति हुआ तो अंदर, केवल बतियाने चले आए तो बाहर, है ना। तो क्या हुआ उससे था कि भाई क्या मेडिकल रिपोर्ट है, क्या तकलीफ, पहले लिख लिया, नर्स ने नोट बना दिया, तो उसको लगा कि भैया ये तो अब ये काम ऐसे चलता हुआ काम नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि सामने एक व्यक्ति को बिठाकर मैंने अपने अंदर आने में तय कर लिया, मैंने कि अंदर पूरे समय में केवल पेशेंट देखूंगा, ये मैंने तय कर लिया, बाहर 2 लोगों को बिठाकर। आप समझ लीजिए कि ऐसे ही क्या था कि रुबिस्को एंजाइम जो है, अब मैं मना नहीं कर सकता, मैं उन डिस्टर्बेंसेस को और पेशेंट को दोनों को मना नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन ऐसी थी, मैं बोलूंगा कि यार तुम तो चले आते हो हर जब चाहे तब, तो लोग बोलेंगे बहुत एरोगेंट हो गया है, अकड़ आ गई इसमें। अच्छा भैया बहुत बड़े डॉक्टर बन गए तुम तो, अब हम तो तुमसे पहचानते ही नहीं हो, हमको मिलोगे ही नहीं हम सब, तो बड़ा आदि बन गया। ऐसे 50 तरह के ऐसे टिप्पणी करके जाएंगे कि जब सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो आपके तो अब, लेकिन उनको जब मालूम चलेगा ना, कोई बाहर बता देगा कि डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं, बहुत पेशेंट है आज ना, आज नहीं देख पाएंगे ना, आप ना उनसे रात को 9 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा। तो आदमी को लगता ठीक है भैया, अब यार बिजी है तो क्या करें ना। रुबिस्को एंजाइम जो है वो भी ऐसा मेरे जैसी पोजीशन है उसकी, कि भैया डिस्टर्बेंस और पेशेंट दोनों को एंटरटेन करना है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये प्रॉब्लम ये है कि CO2 जो है वो तो पेशेंट है और O2 डिस्टर्बेंस है। तो और अब सबसे बड़ी बात ये, जब आप अपने ही एरिया में क्लिनिक खोलते हैं, अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पे आपकी जान पहचान खूब सारी होती है,
तो फिर वैसे में क्या होता है कि आपको डिस्टर्बेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज हायर साइड होता है, जहां पर जो है वो CO2 के लिए प्लांट कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो ऐसे एरिया जहां पे हाईलाइट इंटेंसिटी है और हाईलाइट इंटेंसिटी में ऑक्सीजन जो है वो और एक्टिव हो जाता है। तो क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि ऑक्सीजन जो है बार बार अंदर आ रहा था डिस्टर्बेंस करने के लिए। तो बाहर गेट पर हमने एक द्वारपाल लगा दिया, एक रिसेप्शन को रख दिया। हमने कहा देखो भाई तुमको हम सैलरी देंगे एक्स्ट्रा। कितना सैलरी देंगे, एक ग्लूकोज बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर हम 12 ATP खर्च करेंगे। 18 तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, 12 ATP और खर्च करेंगे। देखो कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है, फ्री में। वो जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है ना, उसके लिए आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए, रिसेप्शन में जो रिसेप्शन बैठी उसको आपको सैलरी देना पड़ेगा, आपकी नर्स को उनको सैलरी आपको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा ATP खर्च किए, लेकिन आपने तय कर लिया कि अंदर आएगा तो केवल CO2 अंदर आएगा। ठीक है, दैट इज द अरेंजमेंट। लेकिन काम तो मैं ही करूंगा। पहले भी मैं केल्विन साइकिल था, अब भी मैं केल्विन साइकिल हूं। आप बोलोगे सर C4 तो समझ में आया हमको कि बाहर आपने चौकीदार बैठा दिया, 2 कमरे अलग अलग कर लिए आपने, एक रिसेप्शन वाला कमरा हो गया, एक आपका कमरा हो गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पूरा खेल इसी चीज पे, इसी कहानी पर बेस्ड है। दैट इज द स्पेशल सेपरेशन, कि स्पेस को आपने अलग अलग कर लिया, एक बाहर का जगह अलग और अंदर का जगह अलग, है ना। जहां पर रिसेप्शन बना है वो अलग, आप अंदर अलग बैठे। यदि वही बैठे होगे ना तो क्या बोलेगा आपसे वो, देखो भाई अलाउ नहीं कर रही है अंदर आने को। आप बोलोगे हाँ भाई भेज दो अंदर, समझ गए ना। तो अलग अलग कमरे बनाना जरूरी है। अरे कहानी केवल याद रखते हो, बाकी कंटेंट भूल जाते हो तो प्रॉब्लम है मेरे ना। कंटेंट पे भी फोकस करो, है ना। फिर आप बोलोगे सर ये CAM नहीं समझ में आया हमको, ये कैसा अरेंजमेंट है। ये भी वैसी अरेंजमेंट है, इसमें मैं ही काम कर रहा हूं। लेकिन अभी क्या, अब की बार क्या है, अब की बार मैंने कहा कि रात में काम करूंगा। यस, रात में, मतलब मैंने अब की बार कहा कि रात में का जो है वो तुम एक काम करो कि जो पूरे के पूरे जितने अपॉइंटमेंट, जितने लोगों को अंदर लेना है, जिनको ट्रीटमेंट कराना, सबको रात में अंदर एंट्री कर, सबकी एंट्री रात में अंदर ले लो और फिर दरवाजा बंद कर दो अस्पताल का। अब मैं जो पेशेंट रात के, कल्पना करते हैं कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रात को ही सारे पेशेंट जितने भी अंदर आएंगे उनके लिए रात को OPD खुलेगा। रात को आप अंदर आइए, नाम लिखवा दीजिए और सुबह दरवाजा बंद कर देंगे क्लिनिक का, और अंदर जो आ गए उनको ट्रीटमेंट कर देंगे। उनका काम तो हम ही कर रहे हैं। दिन में अब जो डिस्टर्बेंस थे, अब वो ऐसे भी नहीं कि आधी रात को निकल के जाएंगे आपके घर में, तो दिन में ही घूमता आदमी। दिन में जब ऑक्सीजन आया, उसने कहा यार दरवाजा बंद है, क्लिनिक बंद है, मतलब आज काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, जा रहे। दिन में अंदर नहीं आ पाया वो, रात में आपने पेशेंट अंदर कर लिए और दिन में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उनका। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली में जिन पौधों में CAM साइकिल देखने मिलती है उनमें स्टोमेटा रात में खुलता है। क्लिनिक का दरवाजा रात को खुला कि भैया आ जा अंदर। ठीक है, CO2 को अंदर ले, रात में ही फिक्स कर लिया CO2 को। रात को टेम्परेचर कम है, लाइट इंटेंसिटी ना के बराबर है, तो अब क्या हुआ, अब जो है वो CO2 की ही अंदर आएगा। ठीक है, और सिस्टम पूरा वही काम किया कि जो CO2 को अंदर लेता है। ठीक है, अब दिन में दरवाजा बंद कर दिया, स्टोमेटा क्लोज। अब ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता है। अब जो है यहां पर हमने क्या किया, हमने टेम्पोरल सेपरेशन किया। हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, डे और नाइट के अकॉर्डिंग हमने जो है वो एंजाइम सिस्टम को सेपरेट किया। एक ही कमरे में काम चल रहा है, दिन में काम कर रहा हूं मैं केल्विन साइकिल, और रात में काम कर रहा है स्टाफ पेशेंट को अंदर लेने के लिए, CO2 को अंदर लेने के लिए, है ना। तो सोचिए आपकी कुल मिलाकर बात यह है कि ऑक्सीजन शुड नॉट डिस्टर्ब दी प्रोसेस। ठीक है, ये पर्पस था उसका। ठीक, अब आप देखोगे इस पूरी कहानी को तो आपको समझ आएगा। देखिए आप C4 में फोकस कीजिए। C4 में मैंने 2 तरह की सेल बनाई, एक मीजोफिल सेल है, एक बंडल शीथ सेल है। मीजोफिल सेल से CO2 अंदर लिया जा रहा है और बंडल शीथ सेल को ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब 2 कमरे अलग अलग हुए यहाँ पे। CAM प्लांट में देखिए रात में CO2 को अंदर ले रहे हैं और दिन में जो है केल्विन साइकिल में उसको हम यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हमको बात समझ में आई। ठीक है, तो प्लीज केवल कहानी याद मत रखना, उसके साथ का कंटेंट भी याद रखना, है ना। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम अल्टरनेट पाथवे बात करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस फाउंड इन देयर लोकेलिटी। देखिए अलग अलग तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन अर्थ पर अलग अलग जगह पर प्रेजेंटेड के, और वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन को प्लांट भी शो करते हैं। प्लांट्स फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट, जो आपके इक्वेटर पे, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ठीक है,
would not do well in the desert, and the desert plant may not do survive always wet soil found in the rainforest and long winter के। तो देखिए हर प्लांट अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को उसने जो है वो अडॉप्टेड कर लिया उसने कि जो रेन फॉरेस्ट है वो सूखे में रेगिस्तान में ग्रो नहीं कर सकते। जो वर्षा वन का पौधा है, जो ट्री रेन फॉरेस्ट में लगता है, उसको डेजर्ट में आप नहीं लगा सकते हो। डेजर्ट को आप अधिक पानी वाली जगह पर लगाओगे तो खराब हो जाएगा पौधा वो, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक है, हमने बस ये बात तो हमको समझ में आई कि एनवायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन किए गए हैं कि प्लांट्स के अंदर एडॉप्टेशन देखने मिलता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी यहां पर रुबिस्को एंजाइम की दोहरी प्रकृति। नंबर 1, ड्यूल नेचर ऑफ रुबिस्को एंजाइम की वो O2 को भी जोड़ सकता है, CO2 को भी जोड़ सकता है। फिर मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने आपसे कहा ना कि ऑक्सीजन का परसेंटेज तो 21% के आसपास है हमारे एटमॉस्फेयर में, और CO2 का 0.03% है। तब बार बार कायदे में तो ऑक्सीजन ही जुड़ना चाहिए, पर CO2 क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि रुबिस्को की एफिनिटी फॉर CO2 इज मोर एज कंपेयर टू O2, ठीक है, क्लियर। अब देखिए रुबिस्को एंजाइम से जब कभी ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब रुबिस्को एंजाइम से ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब वैसी कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होगा, जो कि एक इरिटेटिंग प्रोसेस है, जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, जिसमें कि प्रॉपर शुगर मॉलिक्यूल नहीं बन पाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसमें जो है वो इसमें जो आपका जो एनर्जी जो है उसका वेस्टेज ऊर्जा की बर्बादी होती है इसमें के। तो इस प्रोसेस को चूंकि ये सनलाइट में होती है, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. सूर्य के प्रकाश में होती है, और ये रेस्पिरेशन के समान प्रोसेस है कि इसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि दिन में हो रहा है, लाइट में हो रहा है, रात में नहीं हो रहा है, इसलिए फोटो, ठीक है, फोटोन से हो रहा है, लाइट में हो रहा है। और रेस्पिरेशन केवल एक ही, इसकी सिमिलरिटी केवल एक ही है रेस्पिरेशन से, इसकी रेस्पिरेशन से केवल एक ही सिमिलरिटी है बेटा कि इसमें ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर निकलता है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप सोच लो कि इसमें ATP बनता, कुछ नहीं है, केवल ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर निकला। तो ये साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता है, ठीक है, इसलिए इसको ना बोला हमने फोटो रेस्पिरेशन बोला। देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस, जब CO2 जुड़ेगा O2 बाहर निकलेगा, ठीक है, CO2 जुड़ेगा, ऑक्सीजन तो लाइट से बाहर निकल चुका था, जब वो CO2 जुड़ेगा तो बकायदा शुगर मॉलिक्यूल बनेगा बेटा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस क्या, ये है फोटोसिंथेसिस, नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब हम देखो हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे बेटा फोटो रेस्पिरेशन को भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसी समस्या है जो प्लांट को में फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करती है, ठीक है। Plant have evolved different variations of photosynthesis के। There are 3 main versions, एक C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, CM प्लांट होते हैं, ठीक है। C3 प्लांट रन फोटोसिंथेसिस लाइक जस्ट वी डिस्कस, अभी देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। C4 प्लांट फाउंड इन हॉट ड्राई प्लेसेस लाइक प्लेन्स एंड द सवाना के। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल जो वर्षा वन होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो है वो C4 प्लांट आपको देखने मिलते हैं। The stomata is partially closed during the day and cutting water loss in half while making the same amount of carbohydrate के। जो C4 प्लांट होते हैं इनके स्टोमेटा पार्शियली, देखो बेटा कंप्लीट क्लोज नहीं होते हैं, ये पार्शियली क्लोज होते हैं दिन में, और ये वाटर लॉस को कम करते हैं कंपैरेटिवली, और सेम अमाउंट ऑफ शुगर को ये प्रोड्यूस करते हैं जो C3 प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और C4 प्लांट के एग्जांपल होते हैं बेटा क्या, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP एग्जांपल इसके कॉर्न, शुगर कैन एंड क्रैब ग्रास के। वेरी मक्का जो होता है बेटा ये एक C4 प्लांट होता है, ठीक है। C4 प्लांट के एग्जांपल है शुगर कैन हुआ, ठीक है, कॉर्न हुआ, क्रैब ग्रास हुआ, दीज आर दी C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 plant perform C4 pathway which is the C4 cycle along with the C3 cycle। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि C4 pathway is nothing, it is an arrangement, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी को कम करता है ना, ऑक्सीजन के रुबिस्को से जुड़ने की प्रोबेबिलिटी को ये खत्म करता है, ये वो अरेंजमेंट है। देखिए C4 पाथवे को यदि हम सिंप्लीफाइड करें तो हम क्या देखेंगे, नंबर 1
नंबर एक, आपको यहां पे दो तरह की सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, मेरी बात बड़े ध्यान सुनिएगा के। नंबर एक, सबसे पहले वे सेल चाहिए आपको जो CO2 को ट्रैप करती हो, पकड़ती हो, अंदर लेके आती हो, और जो लाइट रिएक्शन करती हो। तो जो मीजोफिल सेल होती है, जो C4 प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो मीजोफिल सेल होती है, जो उनकी लीफ की सेल होती है, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, वो दो हिस्सों में बटी होती है। एक होती है बाहर वाली मीजोफिल सेल और अंदर वाली होती है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल सरफेस पे होती है, बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है, अंदर तरफ होती है। क्लियर? मीजोफिल सेल सरफेस पे होती हैं, लाइट को फेस करती हैं, CO2 को पकड़ती हैं। तो CO2 का जो इनिशियल फिक्सेशन है, जो शुरुआत में CO2 जुड़ती है, वो मीजोफिल सेल में जुड़ती है। जो लाइट रिएक्शन होती है, मीजोफिल सेल में होती है। क्लियर? फिर एक बार CO2 को इनिशियली फिक्स कर दिया, क्या होता है कि जो C4 प्लांट हैं, उनकी मीजोफिल सेल में एक एंजाइम होता है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के, पैपकेज बोलते हैं उसको एंजाइम को बोलते हैं पैपकेज बोलते हैं इसको हम, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं इसको हम के। तो फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, वो आपको मीजोफिल सेल में देखने मिलेगा, जो CO2 को जोड़ेगा। जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है यहां पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है, वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है के। तो यहां पे जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है। तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो होता है वो CO2 से जुड़ेगा और बन जाएगा ऑक्सुलो एसिटिक एसिड बनेगा। ऑक्सुलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सुलो एसिटिक एसिड होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? 4 कार्बन कंपाउंड होता है। उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? ऑक्सुलो एसिटिक एसिड है। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। कौन सा एंजाइम काम करता है? फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, ये सब अरेंजमेंट मीजोफिल सेल में चौकीदार है एंजाइम। फिर एक बार पायरुविक एसिड बन गया कि एक बार ऑक्सुलो एसिटिक एसिड बन गया। तो जो ऑक्सुलो एसिटिक एसिड बनता है, ये अपने आप को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मैलिक एसिड जो है वो मीजोफिल सेल को क्रॉस करता है और बंडल शीथ सेल में आता है। बंडल शीथ में सेल में आने के बाद मैलिक एसिड दो हिस्सों में टूट जाता है, एक CO2 को रिलीज करता है और एक पायरुविक एसिड में कन्वर्ट आता है। और जो CO2 निकलती है बंडल शीथ सेल के अंदर, उसको रुबिस्को एंजाइम यूज करने लगता है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा। अब पहले तो आप देख लो सेल्स कैसी होती है। C3 साइकिल देखो, अब देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे C4 साइकिल में। सबसे पहले आप देखिए, देखो बेटा एक बार इमेज को ध्यान से देखो। अपर एपिडर्मिस दिखाई पड़ रही है, एपिडर्मल सेल दिखाई पड़ रही है आपको। फिर आप देख रहे हो आपको मीजोफिल सेल, देखिए ग्रीन फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल दिखाई पड़ रही है। फिर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको बंडल शीथ सेल दिखाई पड़ रही है। याद रखिएगा C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल के अंदर C3 साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी एंजाइम रुबिस्को जो है बंडल शीथ सेल के अंदर होता है, और जो मीजोफिल सेल होती है उसके अंदर जो है वो एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज देखने मिलता है। क्लियर? देखिए है ना, ऐसा होता है बेटा, है ना। ठीक, एकदम दिमाग में रखो, इसको समझो आप। इसको कई बच्चों ने बोल दिया कि सर चैप्टर थोड़ा बोर है। अरे आप समझोगे नहीं, क्लास मिस करोगे, आपका ध्यान इधर है, आपका ध्यान उधर है, तो चैप्टर तो बोर है। मैं भी बोर हूं, सब बोर है, पूरी दुनिया बोर है ना। हम अपने आप से बोर हैं और दुनिया तुमसे बोर है, क्योंकि तुमको बोरियत लग रही है। उससे पास परिणाम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, बिहेव लाइक ए मशीन। आपको यदि एग्जाम में सक्सेस चाहिए है तो हर चीज आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको पूरे समय लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए कि ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फोड़ के आएंगे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। okay? ये मनोरंजन नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है, ये समझ गए कि गाने की धुन पे टिकटॉक वीडियो बना दिया यहाँ पे ना। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये करियर मेकिंग है बेटा, है ना। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, देखो सबसे पहले CO2 आया C4 साइकिल में। तो आप देखिए यहां पर जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। जो एंजाइम है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। पहला केमिकल बनेगा यहाँ पे C4 कंपाउंड बनेगा, ऑक्सुलो एसिटिक एसिड बनेगा, जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और वो मैलिक एसिड फाइनली बंडल शीथ सेल के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद वो टूट जाएगा और अपने आप को टूट जाएगा, CO2 को रिलीज करेगा और 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बनाएगा, जो वापस से चला जाएगा मीजोफिल सेल की ओर के कन्वर्ट होगा, फिर वो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में के। और आप देख रहे हैं जो CO2 अंदर आया वो कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगा और फाइनली शुगर बन जाएगी। अरेंजमेंट के देखो ये क्या हो गया है, ये एक तरीके से वॉचमैन हो गया, एक तरीके से वॉचमैन हो गया है, और ये रियल वर्क यहां पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं C4 पाथवे के बारे में क्या लिखा है।
प्लांट्स that are adapted to dry tropical region have the C4 pathway। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे पौधे जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं वो C4 पाथवे उनमें देखने मिलती है। C4 कार्बन ऑक्सलो एसिटिक एसिड इज दी फर्स्ट CO2 फिक्शन प्रोडक्ट के, ये पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। दे यूज C3 पाथवे और केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। याद रखना बेटा, भूलना नहीं। CO2 का जो इनिशियल फिक्सेशन है, शुरुआती स्थिरीकरण है CO2 का जो इनिशियल फिक्सेशन है वो कहाँ होता है, वो मीजोफिल सेल में होता है, वो मीजोफिल सेल में होता है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन भी जो है वो मीजोफिल सेल में होती है। ठीक, जो CO2 का जो फाइनल फिक्सेशन है, जो फाइनल फिक्सेशन है CO2 का शुगर में कन्वर्जन है वो कहाँ होता है, वो होता है बंडल शीथ सेल में होता है वो। ठीक है, C4 प्लांट स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं क्योंकि इनमें आप देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया कि C4 प्लांट विशेष तरह के प्लांट होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है। याद रखना बेटा, इस स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, इसको बोलते हैं हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं सर। ठीक है, इसके लिए हम क्रेंज एनाटॉमी वर्ड का यूज करते हैं। C4 पौधे विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनमें हमको विशेष प्रकार की लीफ एनाटॉमी देखने मिलती है और ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी में भी बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं और इनमें फोटो रेस्पिरेशन देखने आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपके जो CO2 एक्सेप्टर उसका वेस्टेज नहीं होता है और प्रोसेस जो है स्लो डाउन होती है क्योंकि कॉम्पिटिटिवली ऑक्सीजन CO2 को इनहिबिट नहीं कर पाती है। इसलिए C4 प्लांट का जो बायोमास प्रोडक्शन है, जो C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो C3 से अधिक होती है। C4 प्लांट C3 से अधिक जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेंज एनाटॉमी? देखो भाई, अभी बताया मैंने आपको कि लीफ के अंदर दो तरह की सेल्स होंगी, एक होंगी मीजोफिल सेल और दूसरी होंगी बंडल शीथ सेल। जब लीफ की इंटरनल सेल्स को दो हिस्सों में बांटते हो आप, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में, ऐसी एनाटॉमी को बोलते हो आप क्रेंज एनाटॉमी बोलते हो, जो आपको C4 प्लांट में देखने मिलती है। देखिए आप, है ना, देख रहे हो बेटा, बंडल शीथ सेल देखिए, वेस्कुलर चादर और मीजोफिल सेल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इमेज पर बेटा ध्यान दीजिए इस पे ना। ये क्या है बेटा, ये है क्रेंज एनाटॉमी, है ना बेटा। ठीक है, और बंडल शीथ सेल क्या काम करेगी, ये कैल्विन साइकिल के एंजाइम इसके अंदर होंगे, इसके अंदर C3 साइकिल के एंजाइम होंगे और ये फाइनल CO2 फिक्सेशन करेगी। मीजोफिल सेल क्या काम करेगी, इसमें ये इनिशियल CO2 फिक्सेशन करेगी और इसमें C4 साइकिल के एंजाइम देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर। आप देखिए, आप एनाटॉमी, हम क्रेंज एनाटॉमी की बात कर रहे हैं ना, एक बार देख लीजिए। एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल, देन आप वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ रहा है और उसके साथ आपको बंडल शीथ सेल दिखाई पड़ रही है। बंडल शीथ सेल अंदर की तरफ सिचुएटेड होती है बेटा, है ना, क्लियर। एग्जामिनर कई बार बड़े डिटेल क्वेश्चन करता है, पूछ सकता है आपसे कि मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल की ओर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। नंबर 1 गैसियस फॉर्म में होता है, नंबर 2 एसिड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म होता है, एसिड के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। जो मैलिक एसिड है वो मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आता है, वहां पे CO2 को वो रिलीज करता है। ठीक है, देखिए आप ना, दिस इज दी क्रेंज एनाटॉमी, है ना बेटा। वेस्कुलर बंडल, फिर आपको उसके अच्छा होता है बंडल शीथ सेल दिखाई पड़ रही है, देन आप देख रहे हो बेटा मीजोफिल सेल देख रहे हो आप चारों तरफ, है ना। ठीक है, ठीक, क्या लिखा है, द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल आर ऑफ द C4 पाथवे प्लांट आर कॉल्ड द बंडल शीथ सेल। द लीव्स विच हैव द सच एनाटॉमी आर सेड टू बी क्रेंज एनाटॉमी। के मैंने कहा ना कि जो बड़े साइज की सेल होती है जो वेस्कुलर बंडल को घेरती है उन्हें बंडल शीथ सेल बोलते हैं। कि ऐसी लीफ जिनके अंदर बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल देखने मिलती है उन्हें हम क्रेंज एनाटॉमी, उसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, इस कंडीशन को हम। ठीक है, ठीक, क्रेंज का मतलब होता है वृत्त का, इसका मतलब होता है कि बेटा ये जो है वो वास्तव में एक प्रकार से कवच है ना, जो मीजोफिल सेल है वो बंडल शीथ सेल के साथ कवच के समान बनाती है। ठीक है, द बंडल शीथ सेल may form several layers around the vascular bundle and they are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls, impervious to gaseous exchange and no intercellular space। के वेरी ये जो फीचर है बेटा बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके याद रखिएगा आपके। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो बंडल शीथ सेल है उसमें वो वेस्कुलर बंडल के साथ कई सारी लेयर्स को बनाती है। कि याद रखिएगा आप, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल में फर्क क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो आपको बड़ी संख्या में देखने मिलेंगे, लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पे एनसीईआरटी में मिसिंग है वो ये है कि
बंडल स्थित सेल में आपको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंदर होती है और इनको ग्रेना की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको बंडल स्थित सेल में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, जबकि ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, नॉर्मल ग्रेना वाले क्लोरोप्लास्ट आपको मेसोफिल सेल में देखने मिलेंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं ये थिक वॉल सेल होती है, ये गैसेस एक्सचेंज को नहीं करती हैं और इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस भी देखने नहीं मिलता है। ये अंतर बेटा ये एग्जाम के टफ क्वेश्चन में से एक हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। अभी तक एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया यहां पर एग्जामिनर यदि मेरे टाइप का होगा ना तो वो यहां से कुछ उठा के दे देगा आपको, है ना, ठीक है। दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड एज द हैच एंड सिलेक्ट पाथवे, क्योंकि इसको हैच और सिलेक्ट ने देखा था। हैच और सिलेक्ट ने देखा कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कॉर्टसेक ने देखा कि शुगरकेन के अंदर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस 4 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। बाद में हैच और सिलेक्ट ने इस पाथवे को जो है वो शुगरकेन के अंदर ही देखा इन्होंने और बताया इन्होंने कि ये वास्तव में जो है वो इसमें हमको C4 पाथवे देखने मिलती है, ठीक है। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट भी कहते हैं इसको। ये मेसोफिल सेल में हमको देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा CO2 को जोड़ने के लिए, उसका नाम क्या होता है, पेप्केज। मैंने पेप्केज कहा था, इसका फुल फॉर्म है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। भूलना नहीं है ये दोनों पॉइंट जिनको मैंने स्टार मार्क कर दिया बेटा हमने, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि C4 साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उसका नाम क्या है, उसका नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। और ये कहां मिलता है, मेसोफिल सेल में मिलता है, ठीक है। और ये इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 में रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो एंजाइम है वो एंजाइम का नाम क्या है बेटा, एंजाइम का नाम यहां पर है वो है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्केज। ये भी मेसोफिल सेल में देखने मिलता है। याद रखिएगा मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि केल्विन साइकिल के एंजाइम रुबिस्को एंजाइम कहां देखने मिलेगा आपको, बंडल शीथ सेल में देखने मिलेगा। तो जो मेसोफिल सेल है उसमें केल्विन साइकिल के एंजाइम नहीं होते। क्लियर। 4 कार्बन वाला जो है ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है बेटा, ये है ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, मेसोफिल सेल में। और ये मैलिक एसिड में और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये एसिड मेसोफिल सेल से निकलकर कहां पहुंचते हैं, बंडल स्थित सेल में पहुंचते हैं। और जहां पहुंचने के बाद में ये 4 कार्बन एसिड है ये ब्रेक डाउन करता है और CO2 को रिलीज करता है और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को ये बनाता है, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड को वापस पंप करते हैं मेसोफिल सेल में और जो CO2 निकलती है इसको रुबिस्को इसका इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it converted into the phosphonol pyruvate again, okay? और याद रखिए जब ये कन्वर्जन होता है वहां पे 2 ATP खर्च करने पड़ता है आपको, 2 ATP यहाँ पे आपको खर्च करने पड़ते हैं। इस कन्वर्जन में आपको 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं। जब पायरुविक एसिड को आप फास्फोनल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं देन यू नीड 2 more ATP फॉर वन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। The CO2 released in the bundle sheath cell enter the C3 and Calvin pathway. इट्स ए कॉमन पाथवे टू ऑल प्लांट के। और उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल वैसे जैसे जो बंडल स्थित सेल होती है उनमें आपको रुबिस्को एंजाइम देखने मिलेगा, वहां पर पेप्केज प्रेजेंट नहीं होगा। तो पेप्केज कहां प्रेजेंट होता है, पेप्केज फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में और बंडल स्थित सेल में रुबिस्को होता है। जैसे CO2 मिलेगी रुबिस्को अपना काम करना शुरू कर देगा और शुगर को बना देगा, ठीक है। Thus the basic pathway that result the formation of sugar is always the Calvin cycle के, चाहे कोई पाथवे हो के हमेशा शुगर तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगा। लेकिन मैंने कहा ना एक तरह का एडॉप्टेशन था ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए C4 साइकिल का बनना, ठीक है। देखिए आप ध्यान से C4 फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट फिक्सेशन है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। आप देख रहे हैं कि मेसोफिल सेल में जो CO2 एटमॉस्फेयर से आया वो वास्तव में फास्फोइनोल पायरुवेट से जुड़ा, वो क्या बन गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन गया वो। और फिर ऑक्सलो एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, वो आया कहां पर, बंडल शीथ सेल में आया उठ के। और बंडल शीथ सेल में क्या हुआ बेटा, वहां पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट था। जैसे 4 कार्बन एसिड वहां पे आया, टूट गया वो 2 हिस्सों में, एक 3 कार्बन वाला एसिड बना जिसको वापस बैक हमने कर दिया कहां पे, वापस मेसोफिल सेल में भेज दिया हमने। और जो CO2 बाहर निकला उसका रुबिस्को ने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। क्लियर। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नंबर 1 यहां पर 2 चीजें हो रही है। एक तो हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, कहां हो रहा है, मेसोफिल सेल में हो रहा है कार्बोक्सिलेशन। फिर हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन बंडल स्थित सेल में, एंड देन अगेन कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को के लिए, है ना बेटा।
भाई आरयूबीपी जुड़ेगा ना उससे। तो मतलब ये है कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस जगह किन प्लांट में हमको कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन और फिर केल्विन साइकिल ऑपरेट होता दिखाई पड़ता है। C4 प्लांट जब फास्फोनिल पायरुवेट एसिड से जुड़ा CO2 कार्बोक्सिलेशन, 4 कार्बन एसिड बना, कहां गया वो बंडल सिस सेल में गया, टूटा, डीकार्बोक्सिलेशन, और फिर जो CO2 बाहर निकली उसको जुड़ा आरयूबीपी से जुड़ा वो अगेन कार्बोक्सिलेशन, है ना। ठीक, दिस इज दी सिंपल पाथवे। आप देख रहे हैं 2 अलग अलग कंपार्टमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो C4 साइकिल मेसोफिल सेल में होती है, C3 साइकिल आपकी जो है वो कहां देखने मिलती है, बंडल सिस सेल में हमको देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर। दिस इज दी एनसीईआरटी इमेज की, एनसीईआरटी का इमेज बेटा याद रखना है इसको के। देखो अब इस इमेज में क्या क्लियरिटी नीचे नहीं रखा है, इसमें तो हम क्लियर चीजों को दिमाग में रखेंगे, लेकिन पर ये इमेज याद रखना क्योंकि एग्जाम में जब भी कभी आएगा लेवलिंग करने को तो ये इमेज आएगा बेटा, है ना। ठीक है, ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये। अब देखो ये एकदम क्लियर इमेज है, मेसोफिल सेल में CO2 जुड़ा, फास्ट जो पीईपी लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है सुनो कि ये क्या लिखा है, ये फास्फोनिल पायरुवेट एसिड से जुड़ा है CO2। ठीक है, क्या बन गया, ऑक्सलो एसिडिक एसिड बन गया, ऑक्सलो एसिडिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैलिक एसिड जो है मेसोफिल सेल से कहां आया, बंडल सिस सेल में आया। बंडल सिस सेल में आने पर मैलिक एसिड 2 हिस्सों में टूट गया, इसने पायरुविक एसिड को बनाया, CO2 को बनाया। CO2 जो है केल्विन साइकिल से जुड़ के शुगर को बना लेगा, और जो पायरुविक एसिड उसको पंप कर दे, वापस पंप किया उसको हमने कहां पे, मेसोफिल सेल में। और जब पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल के अंदर आता है तब वहां पर जो है वो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां पर एटीपी हमको खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगेन साइकिल लगातार चल रहा होता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं बेटा CAM प्लांट की बात करते हैं। ये CAM प्लांट क्या होता है, क्योंकि C4 प्लांट तो हम समझ गए, हमें C4 प्लांट समझ में आ गया है कि C4 प्लांट किस प्रकार से काम करते हैं। देखो है ना बेटा, एकदम दिमाग में रटने की कोई होती है, दिमाग में अभी सेट कर लो। एक बार हम जो है वो रिकॉल करते हैं, एक बार हम अच्छे से जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले 2 तरह की सेल्स होंगे, 2 तरह के कंपार्टमेंट होंगे। बाहर तरफ मेसोफिल सेल होगी, अंदर होगी बंडल सिस सेल होगी, है ना बेटा। मेसोफिल सेल में जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो बदल दिया हमने, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। एंजाइम भी बदल दिया हमने, यहां पे एंजाइम में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पैपकेस बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जब CO2 बाहर से लिया गया तो फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा, CO2 को जुड़ा, उसमें क्या बन गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन गया। 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए C4 साइकिल बोलेंगे। ऑक्सलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, क्लियर। कब कुछ प्लांट में ये एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। फिर मैलिक एसिड कहां एंटर किया, वो मेसोफिल सेल से निकला और बंडल सिस सेल में चला गया, वहां टूट गया 2 हिस्सों में, एक बन गया पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल, एक CO2 बार रिलीज हुआ। जो CO2 रिलीज हुआ वो रुबिस्को के साथ जुड़ के काम करने लगा, क्योंकि बंडल सिस सेल में रुबिस्को एंजाइम देखने मिलता है, बंडल सिस सेल में C3 साइकिल के एंजाइम होते हैं, क्लियर। अब जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना उसको वापस पंप कर दिया कहां पे, मेसोफिल सेल में, और वहां पे वो एटीपी खर्च करेगा और फास्फोनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। CAM प्लांट आर फाउंड इन एरिड एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, एक चीज और है कि अब यहां पे हम थोड़ा सा दिमाग में बात डालते हैं, क्या जो C4 साइकिल चला था उसमें एक्स्ट्रा एटीपी खर्च किए थे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, चौकीदार रखोगे, वॉचमैन रखोगे, रिसेप्शनिस्ट को रखोगे, यू शुड गिव सैलरी, देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ही बात है ना कि यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा काम किया ना उसके लिए आपको एटीपी खर्च करने पड़े। जब पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फास्फोनिल पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, यू नीड 2 मोर एटीपी, 2 अधिक एटीपी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया 18 एटीपी आपके जो केल्विन साइकिल में खर्च होने होता है, एज इट इज खर्च होंगे, लेकिन 12 एटीपी आपको एक ग्लूकोज के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो कुल 30 एटीपी, कुल 30 एटीपी आपको एक ग्लूकोज के लिए खर्च करने पड़ेंगे जब आपको C4 साइकिल यदि चलानी है। ठीक है, C4 साइकिल से बनाना है आपको ग्लूकोज। ठीक है, फॉर 1 CO2 3 एटीपी केल्विन साइकिल के लिए में और 2 एटीपी आपके C4 साइकिल में खर्च होंगे, है ना। कुल हो गए 5 एटीपी। अब देखो CAM प्लांट की बात करते हैं हम। यहाँ पे CAM प्लांट में स्टोमेटा जो होते हैं वो केवल रात में खुलते हैं, तो CO2 का जो फिक्शन होता है वो केवल वो अलग अलग कंपाउंड में केवल रात के समय होता है। मतलब यहां पर क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो केवल रात में खुलते हैं और रात के समय रुबिस्को एंजाइम काम नहीं करता, पैपकेस काम करता रात में। ठीक है, द स्टोमेटा आर ओपन ओनली इन एट नाइट, तो फिक्सिंग कार्बन इनटू डिफरेंट कंपाउंड एंड रिलीजिंग दिस फिक्स कार्बन इनटू द केल्विन साइकिल ड्यूरिंग डे टाइम। के तो क्या होता है, रात के समय मैंने कहा पेशेंट इकट्ठे कर लिए, दिन में देखूंगा, दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, है ना। तो यही वाली बात मैंने आपको कहा कि यहाँ पे केवल रात में
में CO2 को अंदर ऑर्गेनिक एसिड में इकट्ठा कर लिया और दिन में उसको एसिड को जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी एसिड को तोड़ेंगे और जो CO2 निकलेगा उससे जो है काम करेंगे कैल्विन साइकिल का। ये प्लांट में चूंकि ये प्रोसेस जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में रात भर में CO2 इकट्ठा हो नहीं पाता है, तो इसलिए प्लांट थोड़ा स्लो ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं। दिस प्लांट जो ग्रो स्लोअर ड्यू टू द फैक्ट दे कैन नॉट ग्रो एट नाइट व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दे ओनली कैन ग्रो एट नाइट व्हेन स्टोमेटा ओपन। के मतलब रात में जितना CO2 अंदर आएगा उतना ही काम होगा। भाई देखो मैंने कहा रात में जितने लोग अंदर आ गए पेशेंट उतना ही मैं इलाज करूंगा, दिन भर में मैंने क्लिनिक बंद कर रखा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि रात में कितना CO2 अंदर आया, इसलिए इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। दे लॉस ए लॉट लेस वाटर देन C3 C4 प्लांट। अब ऐसा क्यों होता है? यदि दिन में इनमें स्टोमेटा खुल जाएंगे, CAM प्लांट मिलते हैं आपको जीरोफिटिक यानी मरुस्थलीय एरिया में के, यदि दिन में इनके स्टोमेटा खुल जाएंगे तो इतना वाटर का लॉस होगा कि प्लांट मर जाएगा, इसलिए ये दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एडॉप्टेशन होता है किसके लिए? ऐसी जेरिक कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए। देखिए रात में सेम अलग अलग सेल्स नहीं है, मतलब सेम मिजोफिल सेल है, एक ही तरह की मिजोफिल सेल है, उसी में सब कुछ हो रहा है। रात के समय इसमें जो है वो C4 साइकिल चल रही है और दिन के समय C3 साइकिल चल रही है। अब सोचिए यहां पर क्या हुआ, एक ही सेल में काम चल रहा है, यानी एक ही मिजोफिल सेल में रात में C4 साइकिल वाला पेप्केस काम कर रहा है और दिन में काम कर रहा है रुबिस्को काम कर रहा है। ठीक है, देखिए C4 एंड C3 रिएक्शन आर टेम्पोरली सेपरेट के तापमान के अंतर के कारण, लाइट इंटेंसिटी से तापमान उसके अंतर के कारण रात में C4 साइकिल के एंजाइम काम कर रहे हैं, दिन में C3 साइकिल के एंजाइम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, रात में जो CO2 होती है वो ऑर्गेनिक एसिड के रूप में इकट्ठी आती है, जब दिन में लाइट इंटेंसिटी अधिक होती है CO2 टूटने लगती है और CO2 और जो है वो जो ऑर्गेनिक एसिड टूटने लगता है और CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसका कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या C3 और C4 की लीफ के अंतर पे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है? तो बिल्कुल बेटा, यानी हमें एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि एक कॉलम में लिखते हैं। अब देखो बहुत देर होगी सुनते सुनते, आप थोड़ा नोट कर लो बेटा, दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो C3 लीफ, एक तरफ लिखो C4 लीफ के, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना इसको, पर नोट करना कॉपी में देखूंगा, मैं कॉपी चेक करूंगा। हाँ समझ गए? ठीक है, तो नोट कर लेना। पहले बंडल शीथ सेल एब्सेंट होती है C3 लीफ में, C4 लीफ में आपको बंडल शीथ सेल देखने मिलती है। C3 लीफ में जो है रुबिस्को एंजाइम क्लोरोफिल सेल्स मिजोफिल सेल्स के अंदर होता है। C4 लीफ में रुबिस्को एंजाइम जो है बंडल शीथ सेल के अंदर होता है केवल। C3 लीफ में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो 3 फास्फोग्लिसिक एसिड बनता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। C4 लीफ में फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो ऑक्सलो एसिडिक एसिड होता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। C3 लीफ में फोटो रेस्पिरेशन की संभावना होती है, प्रकाशीय शोषण देखने मिलता है क्योंकि रुबिस्को सीधा ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है, और C4 लीफ में आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने नहीं मिलता है। क्लियर? ठीक, फिर CAM और C4 फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है? अब देखो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द CAM एंड C4 प्लांट, क्योंकि C4 तो हम समझ चुके हैं कि देखिए दोनों बोथ आर ए रिस्पॉन्स टू एरिड कंडीशन के, चाहे C4 प्लांट हो चाहे CAM प्लांट हो, दोनों एक उस कंडीशन में यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी अधिक है के, तापमान अधिक है, एज कंपेयर टू C4 प्लांट CAM प्लांट और अधिक हार्श कंडीशन में रहते हैं, अधिक जटिल कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, बोथ यूज वाटर मोर इफिशिएंटली देन C3 प्लांट। CAM प्लांट में और C4 प्लांट में वाटर का यूज कम, मतलब वो वाटर के लॉस को कम करते हैं और ये कम वाटर खर्च करते हैं और अधिक शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। बोथ मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन बाय प्रोविंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली टू दी रुबिस्को, ये सीधा रुबिस्को को CO2 ही प्रोवाइड करते हैं हर बार, ऐसा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। तो फोटो रेस्पिरेशन ना तो CAM प्लांट में देखने मिलता है ना C4 में देखने मिलता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि CAM प्लांट में जो एंजाइम सिस्टम है, C3 और C4 साइकिल का जो एंजाइम सिस्टम है वे अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करते हैं। रात को C4 का एंजाइम सिस्टम काम करता है, दिन में C3 का काम करता है, और दोनों एंजाइम सिस्टम का जो है वो कैसे पहचानता है प्लांट, क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो रात को जो है पेप्केस इफेक्टिवली काम करता है, रात को रुबिस्को काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और दिन में रुबिस्को एंजाइम काम करता है यहाँ पे। क्लियर? अब रात को रुबिस्को काम क्यों नहीं कर पाता? आप बोलोगे भाई रात को रुबिस्को काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जो है उसको NADPH और लाइट रिएक्शन के सिस्टम उसको नहीं मिल पाते हैं। आप सोच सकते हो ना सर ऐसा कैसे मालूम चलेगा प्लांट को? क्योंकि देखो जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। दिन में लाइट होगी तो रुबिस्को काम करेगा क्योंकि NADPH मिलेगा, शुगर बैंड सब मिलेगा, और जो C4 के एंजाइम उसको केवल ATP चाहिए, उसको केवल ATP चाहिए। ATP तो रात को मिल जाएगा, रेस्पिरेशन से जो ATP बनेगा उसका यूज कर लेंगे। तो रात को जो है वो C4 प्लांट में रात को पेप्केस सिस्टम काम करता है, दिन में रुबिस्को काम करता है। ठीक है, तो ये टेम्पोरल सेपरेशन होता है।
इसे बोलते हैं। और स्पाशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि दोनों सिस्टम दिन में ही काम करते हैं, C4 और C3, लेकिन अलग अलग जगह पे काम करते हैं। मीजोफिल सेल में C4 सिस्टम काम करता है और बंडल स्थित सेल में जो है वो C3 सिस्टम काम करता है, इसे बोलते हैं स्पाशियल सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, CAM प्लांट प्रोवाइड CO2 टेम्परली stockpile it in the night and provide it in during the day। क्या होता है बेटा, CAM प्लांट CO2 को टेम्पररी स्टोर करते हैं, दिन में इसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, रात में इकट्ठा करते हैं CO2 को। C4 प्लांट जो होते हैं वो CO2 को जो है अलग अलग स्पेस से प्रोवाइड करते हैं, के मतलब आउटर सेल से इनर सेल में CO2 को वो ट्रांसफर करते हैं दिन के समय के। C4 प्लांट में आपको स्पेशल क्रेंच एनाटॉमी देखने मिलती है जो CAM प्लांट में नहीं होती है। के C4 प्लांट के स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन में, जबकि CAM प्लांट के स्टोमेटा जो दिन में क्लोज होते हैं। C4 प्लांट के स्टोमेटा ओपन होंगे या पार्शियली ओपन होंगे, जबकि CAM प्लांट के स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज होते हैं दिन के समय के। ठीक है, रात में CAM प्लांट के स्टोमेटा खुलते हैं। क्लियर? अब हर साइकिल का अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। अब देखो मैं क्यों कैसे पढ़ा रहा आपको, मैं जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं उसको, कि मैंने आपसे कहा कि C3 पाथवे का प्रॉस क्या, फायदा क्या है। भाई देखो ऐसा है, चौकीदार रखोगे, रात को पेशेंट इकट्ठे कर लोगे, तो दो चीजें हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, और एक्स्ट्रा वर्क जो होता है वो हमेशा जो है वो खर्चीला होता है ना। भले ही आउटकम अच्छा है लेकिन खर्च तो इनिशियली करना पड़ेगा ना। तो अभी क्या बोला है हमने कहा कि C3 पाथवे में एनर्जी कॉस्ट कम होता है, लेकिन नुकसान क्या है, यहां पे अधिक वाटर का लॉस होता है ड्राई एरिया में। फोटो रेस्पिरेशन के होने से प्रोडक्शन शुगर कम हो जाता है। C4 प्लांट में क्या होता है, फायदा क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश शोषण एकदम मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वाटर का लॉस भी यहां पर कम होता है, लेकिन आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप 18 ATP की आपको 30 ATP यहां पे टोटल खर्च करने पड़ते हैं एक ग्लूकोज के लिए। CAM प्लांट की बात करें तो ये भी, इसमें भी फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, वाटर का लॉस कम होता है। ठीक है, और इसमें स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं, जो कि पौधों की लाइफ को बचाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि वाटर वहां पे कम होता है। ट्रॉपिकल एरिया जो डेजर्ट एरिया है, एरिड जोन है, वहां पे वाटर कम होता है, तो वाटर के लॉस को रोकना मतलब लाइफ को सेव करना है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि CAM प्लांट अगेन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होते हैं, और ये केवल एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में ही जो है वो ग्रो कर पाते हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि इनका ग्रोथ स्लो होता है प्लांट का। ये इसका कॉन्स हो गया, नुकसान हो गया इसका। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने एक बात देखी, हमने अल्टरनेट पाथवे के बारे में बात किया। तो मैंने आज जो आपको C4 पाथवे बताया ना बेटा, ये अगले लेक्चर में बिल्कुल दिमाग में रखना, मैं पूछूंगा क्वेश्चन आपसे के, तो C4 पाथवे कैसे ऑपरेट होता है, CAM प्लांट क्या होता है, ठीक है, मीजोफिल सेल में क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट है, ये सब एकदम दिमाग में। लेक्चर को मैं ये हिस्से एकदम जो बताए गए साफ साफ आपको बार बार एग्जाम्पल देके वो दिमाग में रखना बेटा आपको, है ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना, एक भी क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। कहीं पूरी बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। 360 आउट ऑफ 360 एंड 720 आउट ऑफ 720। देखो यार ऐसा है बेटा, मेरे सपने आपसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप अच्छा नहीं करेंगे ना तो लोग बोलेंगे अरे बायोमेंटर ऐसे ही है। ठीक है, आप अच्छा करेंगे, लोग बोलेंगे बायोमेंटर से बच्चे पढ़े हैं, अच्छा किए। आप बता दो मेरे को कि मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि मैं आपको जो है गाइड कर रहा हूं, लेकिन जो भी रिजल्ट है वो पूरी तरीके से आप पर बेटा डिपेंड करता है, और आप ही हमारे वो व्यक्ति हैं, जो वो योद्धा हैं जो असल में जाके वॉर लड़ेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, और हमारा नाम भी रोशन करेगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.